सनसेट टैब बॉक्स प्रेजेंट कहानी एक नई शुरुआत। रोज रोज के ट्रैफिक जाम, नेताओं की रैलियां, वीआईपी मूवमेंट्स और अक्सर होने वाले फेयर की वजह से दिल्ली में ट्रैवल करना समस्या बनता जा रहा है। अब अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, तो कार से ट्रैवल करना आपकी अनिवार्यता बन जाता है। बड़े शहरों में प्रेस्टीज इशू भी किसी समस्या से कम नहीं है, और ड्राइवर रखने का मतलब है एक मोटा खर्च और फिर उसके नखरे। भीड़ भरी सड़कों पर जहां आधे से ज्यादा लोगों में गाड़ी चलाने की तमीज ना हो, गाड़ी चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। और ऐसी सूरत में ड्राइविंग को एंजॉय कर पाना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। समर को ड्राइविंग करना बेहद पसंद है, पर रोज रोज की परेशानी से बचने के लिए उसने सोचा कि अब अपने ओहदे को भूल उसे मेट्रो की शरण ले लेनी चाहिए। कहने दो लोग या उसके जूनियर जो कहें, पेट्रोल का खर्च कंपनी देती है, उसे बचाने के चक्कर में बॉस मेट्रो से आने जाने लगे हैं। ऐसी बातें उसके कानों में भी अवश्य पड़ी, पर सीधे उसके मुंह पर कहने की तो किसी की हिम्मत नहीं थी। शुरुआत के कुछ दिन तो उसे भी दिक्कत महसूस हुई। मेट्रो में कार जैसा आराम तो नहीं मिल सकता था, पर कम से कम वह टाइम पर ऑफिस पहुंच रहा था, और वह भी सड़कों पर झेलने वाले तनाव के बिना। हालांकि मेट्रो में इतनी भीड़ होती थी कि कभी कभी उसे झुंझलाहट हो जाती थी। धीरे धीरे उसे मेट्रो के सफर में मजा आने लगा। दिल्ली की लाइफलाइन बन गई मेट्रो में किस्म किस्म के लोग। लेडीज का डिब्बा अलग होने के बावजूद उनका कब्जा तो हर डिब्बे में होना, और पुरुष का इस बात को लेकर खींचते रहना। ये सब देखना और उनकी बातों का आनंद लेना भी मानो उसका रूटीन बन गया। पुरुषों के डिब्बे में भी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती, लेकिन वह उन पर कम ही बैठता था। उस दिन मेट्रो अपेक्षाकृत खाली थी, सरकारी छुट्टी थी, और वह कोने की सीट पर बैठ गया। वह अखबार पढ़ने में तल्लीन था कि तभी एक मधुर स्वर उसके कानों में पड़ी। एक्सक्यूज मी। उसने नजरें उठाई। लगभग 30-32 साल की कमनीय काया वाली एक महिला उसके सामने खड़ी थी। एकदम परफेक्ट फिगर, मांस ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा। उसने पर्पल कलर की शिफॉन की प्रिंटेड साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। गले में मोतियों की माला थी और कंधे पर डिजाइनर बैग झूल रहा था। होठों पर लगी हल्की पर्पल लिपस्टिक एक अलग ही लुक दे रही थी। नफासत और सौंदर्य दोनों एक साथ। कुछ पल उस पर नजरें टिकी ही रह गई। एक्सक्यूज मी, ये लेडीज सीट है, इफ यू डोंट माइंड। उसने बहुत ही तहजीब से कहा। या श्योर। समर एक झटके में उठ गया। अगले स्टेशन के आने की घोषणा हो रही थी, यानी वह खान मार्केट से चढ़ी थी। समर की नजरें उसके बाद उससे हटी ही नहीं। बराबर उसका ध्यान उस पर चला जाता था। बहुत चाहा उसने कि उसे ना देखे, पर दिल था कि जैसे उसी की ओर खींचा जा रहा था। लेकिन यूं एकटक देखते रहने का मतलब था कि उसके जैसे एक भद्र पुरुष का बदतमीजियों की श्रेणी में आना, और इस समय तो वह कतई ऐसा नहीं करना चाहता था। अपनी खुद की 35 साल की जिंदगी में किसी के प्रति इस तरह का आकर्षण या किसी को लगातार देखते रहने की चाह इससे पहले कभी उसके अंदर इतनी तीव्रता से उत्पन्न नहीं हुई थी। वैसे भी सफर लंबा था, और वह उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहता था। वेल सेटल्ड और पढ़ी लिखी व कल्चर्ड फैमिली का होने के बावजूद ना जाने क्यों उसे अभी तक सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाया था। कभी उसे लड़की पसंद नहीं आती, तो कभी उसके माँ बाप को, कभी लड़की के बैकग्राउंड पर दादी को आपत्ति होती। ऐसा नहीं था
कि शादी को लेकर उसने सेट रूल्स बना रखे थे, पर पता नहीं क्यों फिर भी 25 साल की उम्र से शादी के लिए लड़की पसंद करने की कोशिश 35 साल तक भी किसी तरह के निर्णय पर नहीं पहुंच पाई थी। धीरे धीरे चॉइसेस भी कम होने लगी थी और रिश्ते भी आने कम हो गए थे। उसने भी अपने इस एकाकी जिंदगी को एंजॉय करना शुरू कर दिया था। अब तो मम्मी पापा और भाई बहन भी उसे यह पूछते पूछते थक गए थे कि उसे कैसी लड़की चाहिए। वह अक्सर कहता, लड़की कोई फोटो फ्रेम तो है नहीं जो परफेक्ट आकार व डिजाइन की मिल जाएगी। मेरे मन में कोई इमेज तो नहीं है उसकी, बस जैसी मुझे चाहिए जब वह सामने आएगी तो मैं खुद ही आप लोग को बता दूंगा। उसके बाद से घर वाले भी शांत होकर बैठ गए थे और वह भी मस्त रहने लगा था। वह सीट से उठी तो एक बार उसने फिर से उसे गहरी नजरों से देखा। एक स्वाभाविक मुस्कान मानो उसके चेहरे का हिस्सा ही बन गई थी। गालों पर डिंपल पड़ रहे थे। समर को सिरहन सी महसूस हुई। क्या है यह? क्यों उसके भीतर जल तरंग सी बज रही है? वह कोई 20-21 साल का नौजवान तो नहीं, एक मैच्योर इंसान है। फिर भी उसका रोम रोम तरंगित होने लगा था। अजीब सी फीलिंग्स हुई, अनजानी सी। इससे पहले किसी लड़की को देखकर ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। मानो मील्स एंड बोन्स का कोई किरदार पन्नों से निकलकर उसके भीतर समा गया हो और उसे आंदोलित कर रहा हो। यह खास फीलिंग उसे लुभा रही थी। उसके नेहरू प्लेस उतरने के बाद जब तक मेट्रो चली नहीं, वह उसे जाते देखता रहा। मन तो कर रहा था कि वहीं उतर जाए और पता करे कि वह कहाँ काम करती है, पर यह उसे शिष्ट आचरण नहीं लगा। उसे आगे ओखला जाना था, लेकिन मेट्रो से उतरने के बाद भी उसे लगा कि जैसे उसका मन तो उस कोने वाली सीट पर ही जाकर अटक गया है। ऑफिस में भी वह बेचैन ही रहा। काम कर रहा था पर कंसंट्रेशन जैसे गायब हो चुका था। वह बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था कि आखिर उस महिला के बारे में वह इतना क्यों सोच रहा है? क्यों वो उसके अंदर एक समुद्र उफान ले रहा है? क्यों वह चाहता है कि उससे दोबारा मुलाकात हो? बहुत बार उसने अपने ख्यालों पर फाइलों के बोझ को डालना चाहा। बहुत बार कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाने की कोशिश की, पर नाकामयाब रहा। खुद को धिक्कारा भी कि किसी के बारे में यूं मन में ख्याल लाना अच्छी बात नहीं है। फिर भी घर लौटने के बाद और रात भर वह अपने अंदर बाहर फैली सिरहन को महसूस करता रहा। सुबह बार बार यह सोच रहा था कि आज भी मेट्रो में उससे मुलाकात हो जाए। फिर खुद पर ही उसे हंसी आ गई। मान लो उसने वही मेट्रो पकड़ी, पर तभी क्या गारंटी है कि वह आज भी उसी डिब्बे में चढ़ेगी जिसमें वह हो। उसे लग रहा था कि अगर उसका यही हाल रहा तो कहीं वह स्टॉकर ना बन जाए। कमर ने खुद को संभाला। उसने अपने को हिदायत दी, मैच्योर इंसान इस तरह की हरकत करते अच्छे नहीं लगते। सही है, पर खान मार्केट आते ही नजरें उसे ढूंढने लगी, पर नहीं दिखी वह। अब तो जैसे सुबह शाम उसे तलाशना ही उसका रूटीन बन गया था। उसे लगा कि हो सकता है वह रोज ट्रेवल ना करती हो। मायूस रहने लगा था समर। कोई इस तरह दिमाग पर हावी हो सकता है, उसने कभी सोचा नहीं था। क्या इसे ही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? किताबी और फिल्मी बातें जिनका कभी वह मजाक उड़ाया करता था, आज उसे सच लग रही थी। काश एक बार तो वह कहीं दिख जाए। खान मार्केट से समर को कुछ शॉपिंग करनी थी। वैलेंटाइन डे की वजह से खूब चहल पहल थी। बाजार रोशनी से जगमगा रहे थे। खरीदारी करने के बाद
वह कॉफी कैफे डे में चला गया। कॉफी पीकर सारी थकान उतर जाती है। उसने एक सिप लिया ही था कि सामने से वह अंदर आती दिखी। हाथों में बहुत सारे पैकेट थे। आज महरून कलर का कुर्ता और क्रीम कलर की लेगिंग पहन रखी थी। कानों में डैंगलर्स लटक रहे थे जो बीच बीच में उसकी लटों को चूम लेते थे। चांस की बात है कि सारी टेबल भरी हुई थी। वह बिना झिझक उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। समर को लगा जैसे उसकी मनचाही मुराद पूरी हो गई हो। कॉफी का ऑर्डर देने के बाद वह अपने मोबाइल पर उंगलियां घुमाने लगी। फिर अचानक बोली, आई होप मेरे यहाँ बैठने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई टेबल खाली नहीं है ना। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुरंत समर बोला, इट्स माई प्लेजर। ओह रियली? उसने कुछ इस अंदाज में कहा कि समर को लगा जैसे उसने व्यंग कसा हो। कहीं उसके चेहरे पर आए भाव का वह गलत मतलब तो नहीं निकाल रही। कहीं यह सोचे कि वह उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको कोने वाली सीट ही पसंद है। डिस्टरबेंस कम होती है और आपको वैसे भी पसंद नहीं कि कोई आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब करे। अपने हिसाब से फैसला लेना पसंद करते हैं आप। हैरानी, असमंजस, ना जाने कैसे कैसे भाव उसके चेहरे पर उतर आए। आप परेशान ना हो समर, मैंने उस दिन मेट्रो में ही आपको पहचान लिया था। संयोग देखिए फिर आपसे मुलाकात हो गई, तो सोच रही हूँ आज परसों से दवा गुबार निकाल ही लूं। आपकी हैरानी जायज है। हो सकता है कि आपने मुझे पहचाना ना हो, पर मैं आपको बोल नहीं पाई। अब तक तो आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल ही गया होगा। अच्छा है, वरना बेवजह लड़कियों को रिजेक्ट करने का सिलसिला नहीं रुकता। हम पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? समर ने सकुचाते हुए पूछा। समर कहाँ तो इससे मुलाकात हो जाने की कामना कर रहा था और कहाँ अब वह कह रही थी कि वह उसे जानती है। और इतना ही नहीं, उसे एक तरह से कटघरे में ही खड़ा कर दिया था। हम मिले तो नहीं हैं, पर हमारा परिवार अवश्य एक दूसरे से मिला है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालें तो याद आ जाए शायद कि एक बार आपके घर वाले मेरे घर आए थे। यही शाहजहां रोड पर रहते थे तब हम। पापा आईएएस अफसर थे। हमारी शादी की बात चल रही थी। आपके घर वालों को मैं पसंद आ गई थी। आपका फोटो दिखाया था उन्होंने मुझे। वे तो जल्दी से जल्दी शादी की डेट तक फिक्स करने को तैयार हो गए थे। फिर तय हुआ कि आपके और मेरे मिलने के बाद ही आगे की बात तय की जाएगी। मैं खुश थी और मेरे मम्मी पापा भी कि इतने संस्कारी और एजुकेटेड लोगों के यहाँ मेरा रिश्ता तय हो रहा है। हम मिल पाते उससे पहले ही पापा पर किसी ने फ्रॉड केस बना दिया। आपकी दादी ने घर आकर खूब खरी खरी सुनाई कि ऐसे घर में जहाँ बाप बेईमानी का पैसा लाता हो हम रिश्ता नहीं कर सकते हैं। पापा ने बहुत समझाया कि उन्हें फंसाया गया है, पर उन्होंने एक ना सुनी। मुझे दुख हुआ, पर इसलिए नहीं कि आपसे रिश्ता नहीं हो पाया, बल्कि इसलिए कि बिना सच जाने इल्जाम लगाकर आपकी दादी ने मेरे पापा का अपमान किया था। उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि शादी करूंगी ही नहीं। पापा तो खैर बेदाग साबित हुए, पर मेरा रिश्ता टूटने का गम सह नहीं पाए और चले गए इस दुनिया से। हमारे समाज में किसी लड़की को रिजेक्ट कर देना आम बात है, पर कोई एक बार भी यह नहीं सोचता कि इससे उसके मन पर क्या बीतती होगी, उसके घर वालों की आशा कैसे बिखरती होगी। आपको कोई रिजेक्ट करे तो कैसा लगेगा समर? मेरा यकीन करो, मेरा नाम निधि है। नाम सुनकर समर को लगा कि जैसे घर में उसने कई बार इस नाम को सुना था। मम्मी पापा, भाई बहन, यहाँ तक कि दादी के मुंह से कई बार सुना था। लड़की तो अच्छी थी, पर उसका बाप, बहन को भी उसने कई बार कहते सुना था शादी हो जाती तो भैया अब तक कुंवारे ना होते, पर दादी की जिद ने सब गड़बड़ कर दिया। पापा भी उल्हाने देते कई बार दादी को। अब तक जितनी लड़कियां देखी थी, समर के लिए वही मुझे सबसे अच्छी लगी थी। मम्मी के मुंह से भी वह यह बात सुन चुका था। जिसे देखा ना हो
उसके बारे में वह क्या कहता, इसलिए चुप ही रहता था। निधि, सच में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हालांकि घर में अक्सर तुम्हारी बात होती थी, पर तुम मेरे लिए किसी अनजान चेहरे की तरह थी। आई एम सॉरी, मेरे परिवार वालों की वजह से तुम्हें अपने पापा को खोना पड़ा और इतना अपमान सहना पड़ा। पर कहते कहते रुक गया समर। आखिर कैसे कहता कि जब से उसे देखा है वही उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। अपने दिल की बात कहकर कहीं वह उसका दिल और ना दुखा दे। और फिर अब उसने ही उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? समर, मुझे आपसे सॉरी नहीं चाहिए। ये तो आम लड़की की विडंबना है जिसे वह सहती आ रही है, उसके हर तरह से काबिल होने के बावजूद भी। एनीवे, चलती हूँ। आई होप फिर हमारी मुलाकात हो। समर जल्दी से बोला, एक मौका भूल सुधारने का तो हर किसी को मिलता है। ये मेरा कार्ड है, फेसबुक पर आपको ढूंढकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा। प्लीज निधि, एक्सेप्ट कर लेना। विश्वास है कि आप रिजेक्ट नहीं करेंगी। कोने वाली सीट नहीं चुनूंगा आपसे। समर ने अपना विजिटिंग कार्ड उसे थमाते हुए कहा, पुराना सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत की जा सकती है। कार्ड लेते हुए निधि ने अपना शॉपिंग बैग उठाया, बाहर जाने के लिए पलटी। तभी उसके डैंगलर ने उसके बालों की लटों को यूं छुआ और लटें इस तरह हिली मानो कह रही हो, इस बार एक्सेप्ट आपको करना है। आज की कहानी बस यहीं तक थी। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि जल्द ही मैं मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ।